वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके बाय एआई। आज के इस विस्तृत लेक्चर में सभी स्टूडेंट्स और लर्नर्स का बहुत-बहुत स्वागत है। बिल्कुल। आज की ये चर्चा कोई सामान्य क्लास नहीं है। ये राजस्थान की स्थापत्य कला यानी आर्किटेक्चर, यहाँ के महान किलों और ऐतिहासिक स्मारकों पर एक बहुत ही विस्तृत और कॉम्प्रहेंसिव क्लास होने वाली है। जी, और अगर हम स्थापत्य कला के गहरे अर्थ को विश्लेषणात्मक नजरिए से देखें तो किसी भी व्यक्ति या शासक की स्मृति मुख्य रूप से दो ही चीजों में जीवित रहती है। बिल्कुल। या तो उन लोकगीतों में जो उनके लिए गाए जाते हैं, या फिर उनके द्वारा बनाए गए उन विशाल स्मारकों में। इंसान चला जाता है लेकिन ये दीवारें पीढ़ियों तक खड़ी रहती हैं। सही कहा। मतलब जब भी हम राजस्थान की बात करते हैं, कुछ पंक्तियां अपने आप जुबान पर आ जाती हैं। जैसे महाराणा प्रताप का नाम लेते ही ओ नीला घोड़ारा असवार याद आ जाता है। एग्जैक्टली। और रणथंभौर के हम्मीर का हट, सिंह सुवन सत पुरुष वचन, कदली फलत इकबार, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार। क्या बात है। और सिर्फ यही नहीं, सिवाना के किले को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे सातल सोम और कल्ला राठौड़ की शौर्य गाथाएं आज भी गूंज रही हैं। ये सभी किले अपने आप में इतिहास समेटे हुए हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स के लिए इस सफर को व्यवस्थित तरीके से शुरू करते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे कंटेंट्स व्हाट विल बी कवर्ड सेक्शन की ओर। जी, इस कंटेंट्स व्हाट विल बी कवर्ड सेक्शन में हम जानेंगे कि भौगोलिक स्थिति का स्थापत्य पर क्या प्रभाव पड़ा। हाँ, और साथ ही शुक्र नीति के अनुसार किलों के प्रकार और फिर एक-एक करके राजस्थान के सभी प्रमुख किलों का विस्तृत अध्ययन। बिल्कुल। तो सबसे पहले भौगोलिक स्थिति की बात करें तो देखिए, नगर महल या परकोटे बनाने में राजस्थान में सुदृढ़ता पर बहुत जोर दिया गया है। अगर हम पूर्व मध्ययुगीन यानी प्री मेडिवल और मध्यकालीन राजभवनों का अंतर देखें तो पूर्व मध्ययुगीन भवनों में सादगी ज्यादा थी। हाँ, छोटे कमरे होते थे। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, उनमें खिड़कियों का बहुत अभाव था। लेकिन मध्यकाल आते आते सुरक्षा के लिए महलों में बुर्ज और प्राकार बनने लगे। और फिर मुगल प्रभाव भी तो आया। जी, मुगलों के संपर्क से भव्यता और सजावट महलों का हिस्सा बन गई। ओके, लेट्स अनपैक दिस। हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी किले को बहुत महत्व दिया गया है, जैसे शुक्र नीति ग्रंथ में। हाँ, शुक्र नीति के अनुसार राज्य के 7 अंग होते हैं और उनमें किला एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। और शुक्र नीति ने तो किलों के बाकायदा 9 प्रकार बताए हैं। बिल्कुल। चलिए वो सभी 9 प्रकार एक-एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है एरण दुर्ग, यानी वो किला जिसके रास्ते में खाइयां हों, कांटे हों और पत्थरों वाला दुर्गम मार्ग हो। सही। दूसरा है पारिक दुर्ग, जिसके चारों ओर एक गहरी खाई हो। और तीसरा पारिध दुर्ग, जिसके चारों ओर ईंट, पत्थर और मिट्टी की एक बहुत बड़ी दीवार या परकोटा हो। इसके बाद चौथा है वन दुर्ग, जो कांटेदार और घने वृक्षों से घिरा हो। और बहुत दिलचस्प है सैन्य दुर्ग, जहाँ की व्यूह रचना चतुर वीरों से व्याप्त हो। एग्जैक्टली। और शुक्र नीति ने इसी सैन्य दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया है, क्योंकि वीर सैनिक ही असली सुरक्षा है। बिल्कुल। और आखिरी 9वां प्रकार है सहाय दुर्ग, जिसमें हमेशा शूरवीर और अनुकूल रहने वाले बांधव या मित्र निवास करते हों। ये वर्गीकरण सच में बहुत सटीक है और इसी स्थापत्य का लोहा आज पूरी दुनिया मानती है। यहाँ लर्नर्स को एक फैक्ट याद रखना चाहिए कि यूनेस्को ने 2013 में राजस्थान के 6 किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। जी। और वो 6 किले हैं चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जूनागढ़, रणथंभौर और आमेर। तो इसी के साथ चलिए हमारे पहले और सबसे प्रमुख किले से शुरुआत करते हैं, चित्तौड़ का किला। इसके लिए तो कहावत ही है, गढ़ तो चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया। और इसकी भौगोलिक स्थिति भी इसे खास बनाती है। ये अरावली पर्वतमाला पर अगंभीर और बेड़ज नदियों के संगम के पास बना है। समुद्र तल से ऊंचाई 1850 फीट है। हाँ, और ये 8 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा है। अगर इसके इतिहास को क्रमानुसार देखें तो वीर विनोद के अनुसार इसे मौर्य राजा चित्रांग, जिन्हें चित्रांगद भी कहते हैं, उन्होंने बनवाया और नाम रखा चित्रकूट। और फिर 8वीं शताब्दी में गुहिल वंश के बप्पा रावल ने इसे मानमोरी से छीन लिया। बिल्कुल। फिर 10वीं सदी में परमार शासक मुंज, 11वीं सदी में चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज और 12वीं सदी में वापस गुहिलों का आधिपत्य हो गया। इसके बाद 1303 ईस्वी में इस पर अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार किया। लेकिन 1326 में राणा हम्मीर ने फिर से गुहिल सिसोदिया वंश की स्थापना कर दी। जी। और फिर 1568 से 1615 ईस्वी तक ये मुगलों के अधीन रहा। अंततः
1615 की मेवाड़ मुगल संधि के बाद ये पुनः गुहिलों को मिल गया। ये तो हुआ इसका राजनीतिक इतिहास। पर व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि इसका इतिहास रक्त से लिखा गया है। चित्तौड़ के 3 साके बहुत प्रसिद्ध हैं। जी। पहला साका 1303 ईस्वी में, जिसमें महारानी पद्मिनी का जौहर और गोरा बादल की वीरता देखने को मिली। दूसरा साका 1535 ईस्वी में हुआ। हाँ, जहाँ राणा सांगा की पत्नी रानी कर्णावती ने जौहर किया था। और तीसरा साका 1568 ईस्वी में, जिसमें जयमल और पत्ता की पत्नियों का जौहर और इन वीरों का महान बलिदान शामिल है। बिल्कुल, और इन वीरों की याद किले के प्रवेश द्वारों पर आज भी ताजा है। चित्तौड़ के किले में कुल 7 प्रवेश द्वार हैं। पाड़न पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोडला पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल। अगर हम इन द्वारों से जुड़े स्मारकों की बात करें तो पाड़न पोल के बाहर देवलिया के बाघ सिंह का स्मारक है, जिन्होंने 1535 ईस्वी में वीरगति पाई थी। भैरव पोल पर भी स्मारक हैं। जी, वहाँ वीर कल्ला राठौड़ और भैरू सिंह सोलंकी से जुड़ी स्मृतियां हैं। और भैरव पोल तथा हनुमान पोल के ठीक बीच में जयमल और कल्ला राठौड़ की छतरियां हैं, जो 1568 में वीरगति को प्राप्त हुए थे। जयमल की छतरी 16 खंभों की है और कल्ला जी की 4 खंभों की। सही कहा। किले के अंदर महलों और हवेलियों की तो एक पूरी श्रृंखला है। बिना कुछ छोड़े अगर हम नाम लें तो रानी पद्मिनी का महल, फतेह प्रकाश महल, कुंभा महल, रतन सिंह महल और अहाड़ा हिंगूल का महल। हाँ, गौरा बादल के महल, जयमल और फत्ता की हवेलियां, भामाशाह की हवेली, सलुम्बर की हवेली और रामपुरा की हवेली। इसके साथ ही यहाँ हिंदू मंदिरों की भी भरमार है। कालिका माता मंदिर है, जो मूलतः 8वीं सदी का सूर्य मंदिर है और बप्पा रावल ने बनवाया था। फिर समिद्धेश्वर मंदिर भी है। बिल्कुल, 11वीं सदी में परमार भोज द्वारा निर्मित, 1428 में मोकल ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। इसीलिए इसे मोकल जी का मंदिर भी कहते हैं। इसके अलावा बनवीर द्वारा निर्मित तुलजा भवानी मंदिर, राणा कुंभा का कुमस्वामी मंदिर और प्रसिद्ध मीराबाई व कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर भी यही हैं। जैन मंदिरों का जिक्र भी बहुत जरूरी है। हाँ, यहाँ अद्भुत जी का मंदिर है, जिसे भील लोग पूछते थे। सतबीज देवरी है, जो 27 मंदिरों का समूह है और इसमें 24 तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं। और श्रृंगार चमरी जैन मंदिर, जिसे कुंभा के कोषाध्यक्ष बेलक ने बनवाया था, इसमें शांतिनाथ की चौमुखी प्रतिमा है। और इतने बड़े किले में जल प्रबंधन के लिए कई कुंड और जलाशय भी हैं। जी, जैसे जयमल जी का तालाब, सूरज कुंड, चित्रांग मोरी तालाब, रत्नेश्वर तालाब और कुंभ सागर तालाब। भीमल तालाब, हाथी कुंड, झाली बाव, प्राकृतिक रूप से बहने वाला गोमुख झरना, कातन बावड़ी और जेठा महाजन बावड़ी भी शामिल हैं। और चित्तौड़ का एक और बहुत बड़ा आकर्षण है राणा कुंभा द्वारा बनवाया गया 9 मंजिला कीर्ति स्तंभ, जिसे विजय स्तंभ भी कहते हैं। ये भगवान विष्णु को समर्पित है। इसकी ऊंचाई 122 फीट है और इसमें 157 घुमावदार सीढ़ियां हैं। विद्वानों ने इसके बारे में बहुत कुछ कहा है। इसे मूर्तिकला का विश्वकोश कहा गया है। फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना रोम के टार्जन टॉवर से की है। और कर्नल टॉड ने तो इसे कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ बताया है। अगर हम इसकी हर मंजिल का विवरण देखें तो ये बहुत ही विस्तृत है। प्रथम मंजिल के पार्श्व में अनंत, ब्रह्मा और रुद्र की मूर्तियां हैं। दूसरी मंजिल पर अर्धनारीश्वर और हरिहर की प्रतिमाएं हैं। तीसरी मंजिल पर विरंची, जयंत, नारायण और पितामह हैं। और चौथी मंजिल पर त्रिखंडा, हरसिद्ध, पार्वती, हिंगलाज, गंगा, यमुना, सरस्वती, गंधर्व, कार्तिकेय और विश्वकर्मा की मूर्तियां हैं। पांचवी मंजिल लक्ष्मी नारायण, उमा महेश्वर और ब्रह्मा सावित्री को समर्पित है। छठी मंजिल पर सरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाल हैं। सातवीं मंजिल पर विष्णु के अवतार हैं, जैसे वराहा, नरसिंह, रामचंद्र, बलदेव और बुद्ध। आठवीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। और अंत में 9वीं मंजिल पर महाराणा हम्मीर से लेकर महाराणा मोकल तक का इतिहास लिखा हुआ है। इसके निर्माण की बात करें तो शिलान्यास 1438 ईस्वी में और प्रतिष्ठा 1448 में हुई। खर्च लगभग 90 लाख रुपए आया था। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा और डॉक्टर राजशेखर व्यास ने इसे मध्यकालीन भारतीय स्थापत्य कला का प्रतिनिधि स्मारक कहा है। और जब इस पर बिजली गिरी थी तो महाराणा स्वरूप सिंह और फतेह सिंह ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। यहीं पर एक जैन कीर्ति स्तंभ भी है,
11वीं-12वीं शताब्दी में बघेरवाल जैन जीजा ने इसे बनवाया था। ये 7 मंजिला और 76 फीट ऊंचा है, जो प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। और इसी किले में शस्त्रागार और बनवीर द्वारा निर्मित नवलखा भंडार भी मौजूद है। चित्तौड़ के बाद अब बात करते हैं अचलगढ़ के किले की। ये माउंट आबू से 13 किलोमीटर दूर है। परमार शासकों ने इसे 900 ईस्वी में बनवाया था। जी, लेकिन 1452 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने गुजरात के आक्रमणों से बचने के लिए इसका पुनर्निर्माण करवाया। इसके इतिहास में भी कुछ विध्वंस शामिल हैं। हाँ, गुजरात के कुतुब शाह और महमूद बेगड़ा ने, जिनका समय 1458 से 1509 ईस्वी है, उन्होंने कुछ समय के लिए इस पर अधिकार कर यहाँ की देव प्रतिमाओं को नष्ट किया था। इसके द्वारों में हनुमान पोल, गणेश पोल, चंपा पोल और भैरव पोल आते हैं। अंदर कपूर सागर जलाशय है, जिसे मांदाकिनी कुंड कहते हैं, और ओखा रानी का महल, अनाज के कोठे, सावन भादो झील, कुंभास्वामी मंदिर और जैन मंदिर उपस्थित हैं। नाउ इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो कुंभलगढ़ को देखना बहुत जरूरी है। राजसमंद के सादरी गांव के पास स्थित ये किला मेवाड़ राज परिवार का संकटकालीन आश्रय स्थल था। मौर्य शासक संप्रति के प्राचीन दुर्ग के अवशेषों पर 1458 ईस्वी में राणा कुंभा ने वास्तुशिल्पी मंडन की देखरेख में इसे बनवाया था। इसकी ऊंचाई 3568 फीट है। इसी ऊंचाई को देखकर अबुल फजल ने कहा था कि यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। और कर्नल टॉड ने इसकी तुलना इट्रस्कन वास्तुकला से की थी। इसकी सुदृढ़ता का अंदाजा इसी बात से लगता है कि दीवार की चौड़ाई 7 मीटर है। बिल्कुल। किले के 9 द्वार हैं: ओरठ, हल्ला, हनुमान, विजय, भैरव, नींबू, चौगान, पागड़ा और गणेश पोल। हनुमान पोल पर जो मूर्ति है वो मंडोर से लाई गई थी। किले के अंदर का लघु दुर्ग कटारगढ़ कहलाता है, जो कुंभा का व्यक्तिगत निवास था। यहीं कुंभस्वामी मंदिर, बादल महल और झाली रानी का महल भी है। महाराणा प्रताप का जन्म और उदय सिंह का राज्याभिषेक भी यहीं हुआ था। इसके दुर्भेद्य स्वरूप पर एक दोहा बहुत मशहूर है: झाल कटाया झाली मिले, न रंक कटाया राव, कुंभलगढ़ रे कांगरे, माचर हो तो आओ। क्या बात है। पहाड़ी किलों के बाद जल दुर्ग की तरफ चलते हैं। घाघरोन का किला झालावाड़ में काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर स्थित है। ये जी, इसका निर्माण डोड या परमार राजपूतों ने, विशेषकर बीजल देव ने करवाया था। इसीलिए पहले ये डोडगढ़ या धूलरगढ़ कहलाया। बाद में देवन सिंह खींची ने बीजल देव को मारकर इसका नाम गांगरोन रख दिया। इसके इतिहास में भी साके हुए हैं। 1303 ईस्वी में जैतिसी ने अलाउद्दीन को विफल किया था। लेकिन 1423 में अचलदास खींची के समय मांडू के होशंग शाह का आक्रमण हुआ, जो प्रथम साका था। और 1444 में पालहंसी के समय महमूद खिलजी का आक्रमण दूसरा साका था। उसने इसका नाम मुस्तफाबाद रखा था। मुगल काल में भी ये अहम रहा। राणा सांगा ने इसे मेदिनी राय को सौंपा था। फिर 1562 में अकबर ने अधिकार कर इसे पृथ्वीराज को दिया। और ये बहुत रोचक है कि पृथ्वीराज ने यहीं पर वेली कृष्ण रुक्मणी री की रचना की थी। बाद में शाहजहां ने इसे कोटा के राव मुकुंद सिंह को दे दिया। किले के अंदर के स्मारकों में सूरज पोल, भैरव पोल, गणेश पोल हैं, और जौहरकुंड, नक्काराना खाना, बारूद खाना, टकसाल, मधुसूदन व शीतला माता मंदिर, सूफी संत मिट्ठे साहब की दरगाह और औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा भी शामिल है। अब रुख करते हैं जयपुर के पास आमेर में स्थित जयगढ़ किले का। इसका निर्माण मानसिंह प्रथम ने 1589 से 1614 के बीच करवाया और मिर्जा राजा जयसिंह ने 1621 से 67 के बीच इसे पूर्ण कर अपने नाम पर जयगढ़ रखा। ये एक गिरिदुर्ग है और ये अपने गुप्त खजाने के लिए बहुत चर्चित रहा है, खासकर श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में हुई खुदाई को लेकर। बिल्कुल। किले की संरचनाओं में जलेब चौक, दीवाने आम जिसे सुभट निवास कहते हैं, दीवाने खास यानी खिलबत निवास, ललित मंदिर, विलास मंदिर, लक्ष्मी निवास और सूर्य मंदिर हैं। यहाँ 4 बाग शैली का एक बहुत खूबसूरत मुगल उद्यान भी है। अंदर एक लघु दुर्ग विजयगढ़ी है, जहाँ सवाई जयसिंह ने अपने भाई विजय सिंह को कैद रखा था। पास ही में 7 मंजिला दिया बुर्ज है। और सबसे खास बात, यहाँ एशिया की सबसे बड़ी पहियों वाली तोप जयबाण रखी है और तोप ढालने का विशाल कारखाना भी मौजूद है। जयगढ़ के बाद आते हैं धनुर्दुर्ग की श्रेणी में।
जूनागढ़ का किला, बीकानेर। इसका निर्माण महाराजा राय सिंह ने अपने मंत्री करमचंद की देखरेख में 1589 से 94 के बीच करवाया था। इसे चिंतामणि भी कहा जाता था। इसका आकार चतुर्भुजाकार है, परिधि 1078 गज है, प्राचीर में 37 विशाल बुर्जें हैं, ऊंचाई लगभग 40 फीट है और ये एक गहरी खाई से घिरा है। इसके द्वारों के नाम देखें तो पूर्वी दरवाजा कर्णपोल है, पश्चिमी दरवाजा चांदपोल। आंतरिक द्वारों में दौलतपोल, फतेहपोल, रतनपोल, सूरजपोल और ध्रुवपोल हैं। सूरजपोल बहुत अहम है क्योंकि यहाँ राय सिंह प्रशस्ति और जयमल फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां लगी हैं। अंदर के महल हिंदू मुस्लिम कला शैली का समन्वय हैं। जी, जैसे चौबारा, फूल महल, चंद्र महल, गज मंदिर, अनूप महल जहाँ सोने की कलम का काम है, कर्ण महल, दलेल निवास आदि। बादल महल अपने बादलों के दृश्यों के लिए, गंगा निवास लाल पत्थर और काष्ठ छत के लिए, और 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर भी प्रमुख हैं। So what does this all mean? इस पूरी चर्चा को अगर हम तारागढ़ किले पर लाएं, जिसे गढ़ बीठली भी कहते हैं, तो ये अरावली पर्वतमाला पर 2855 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसके लिए एक दोहा भी है, बांको है गढ़ बीठली। इसका निर्माण अजय राज ने 1105 से 1133 ईस्वी के बीच करवाया। नामकरण को लेकर दो मत है। हाँ, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी तारा के नाम पर इसे तारागढ़ रखा। और दूसरा मत ये है कि शाहजहां के काल में विठलदास गौड़ ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था, इसीलिए ये गढ़ बीठली पड़ा। 1832 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसे देखकर इसे दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा था। इसकी विशाल प्राचीर में 14 बुर्जें हैं। बिल्कुल, और वो हैं घूंघट, घुगड़ी, फूटी, नक्कारची, श्रृंगार चंवरी, आर पार का अख्ता, जानू नायक, पीपली, इब्राहिम शहीद, दोराई, बांद्रा, इमली, खिड़की और फतेह बुर्ज। किले के भीतर मुस्लिम संत मीरान साहब की दरगाह और मीरान साहब के घोड़े की मजार भी मौजूद है। आज की इस चर्चा में हमने राजस्थान की गौरवशाली किलों और उनके पीछे की स्थापत्य कला को गहराई से समझा है। उम्मीद है सभी स्टूडेंट्स को ये जानकारी बहुत उपयोगी लगी होगी। बिल्कुल। और अंत में श्रोता और स्टूडेंट्स के लिए एक विचारशील प्रश्न है। आज के समय में इन किलों की वास्तुकला, उनका जल प्रबंधन और मजबूती हमारे आज के आधुनिक निर्माण को कैसे प्रेरित कर सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।